चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो गुजरात में किस स्थान पर मिले हैं, तो यहाँ पे देखिए लोथल एक जगह का नाम है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आपको बता दें कि लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। आपको बात करें कि लोथल की जो खोज हुई थी कब हुई थी, तो लोथल की खोज जो हुई थी 1953 में हुई थी और 1956 तक इसकी खुदाई हुई थी। तो 1953 से 56 के बीच इसको रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। आपको बता दें कि लोथल से बंदरगाह, युगल, सावधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण भी मिला है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन में क्या क्या मिला है आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें मिला है हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत यानी कि जो हल चलता है उसका साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, ईंट जिससे घर बनाते हैं, और भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। 3 नंबर में ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिखा है कि द्वारिका। तो द्वारिका जो संबंध है वो श्री कृष्ण के विष्णु अवतार से संबंध है। 4 नंबर ऑप्शन में दिया है अरिकमेड़ू। तो इसके बारे में थोड़ा आप समझ लें कि अरिकमेड़ू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है, भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है यहाँ पे, और व्यापार भारत के पक्ष में थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इतने सारे तथ्यों के साथ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। तो कौन सा द्रव्य के रूप में किया गया था उसका उपयोग, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा टेराकोटा। आप टेराकोटा के बारे में थोड़ा समझ लें कि टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई है। और टेराकोटा किसे कहते हैं, तो टेराकोटा जो होता है मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं यानी कि मूर्तियों को कहा जाता है। तो ये मिट्टी के बने होते हैं टेराकोटा, और ये इसको मूर्तियों को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक जो माना जाता है वो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को। आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल था, इनको माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण थे, और ये क्या थे, ब्राह्मण थे, और कौन सी क्वालिटी के थे, तो चित्पावन के थे। 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज ने इसे सेनाकर्ता बनाया था और 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि पानीपत का जो तृतीय विश्व युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अब्दाली में, और इसी के बीच में हुआ था। चलिए इतना तथ्य आपको हमने बता दिया। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम देखिए कि सांची क्यों विख्यात है। आपने पढ़ा होगा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा सांची के बारे में, लेकिन सांची क्यों प्रसिद्ध है, सांची क्या है, आपको नहीं पता होगा। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले सही उत्तर हम आपको बता देते हैं कि सांची क्यों विख्यात है। तो सबसे बड़ा बहुस्तूप गुफा चित्रकारी के लिए सांची फेमस है। अब हम आपको इसके बारे में कुछ तथ्य बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, कि सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है यानी कि उसी को सांची कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने बहुतायत मात्रा में कराया था। लगभग 84,000 सांची के स्तूपों को निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि अमरावती स्तूप का संबंध शुंग वंश से, अमरावती में एक स्तूप है जो शुंग वंश से संबंधित है। आपको बता दें कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। ये जो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। और ये देखिए चैत्य पूजा गृह बौद्ध धर्म का है। इतना तथ्य आपको याद रखना चाहिए सांची से संबंधित। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें यही सब पढ़ने के लिए मिलेगा, जो प्राचीन में राजा महाराजा थे उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो यहाँ पे इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। आपको चालुक्य वंश का सर्वाधिक जो शासक थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। इनका जो कार्यकाल था वो 610-11 से यानी कि 610 और 611 एडी यानी कि ईस्वी पूर्व में था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पे पराजित किया था, क्वेश्चन पूछता है, तो नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने उसको पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है कि कब कब हुई थी। तो 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बेबीलोन में हुई थी। आपको बता दें कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध में ये घायल हो रहे थे, घायल हो गए थे। क्यों घायल हो गए थे? तो मालवा की जनजाति था जिसमें युद्ध हुआ था, उसमें इनको चोट लगा था, जो घायल हो गए थे। आपको सिकंदर की सिकंदर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का। मकदूनिया की जगह का नाम है, वहाँ का ही शासक था। इसके पिता का जो नाम था वो क्या था? तो इसके पिता का नाम जो था वो फिलिप था। और सिकंदर के सेनापति एक बहुत ही महान सेनापति इसका था। तो उसका नाम जो है बार बार पूछा जाता है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम जो था वो क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। क्या? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे निकेटर कहने का मतलब बहुत ही व्यापक मतलब है इसका। तो निकेटर का जो मतलब होता है वो होता है विजेता, हमेशा विजेता। सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरस को हाइपेसिज के युद्ध में पराजित किया था। इतना तक था, आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एकदम लगेगा कॉन्फिडेंस। थोड़ा आपका जो प्राचीन इतिहास है, जो आज तक आपके मन में डर था कि बहुत टफ है, चाहे नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो के देखने के बाद आपका बहुत सारा डर हटने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इसमें रोज़ वीडियो जब अपलोड होगा 10 बजे, तो आप रोज़ वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी 10 बजे वीडियो को अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका शासनकाल भी पूछा जाता है। तो 375 से 414 ईस्वी तक क्या है? ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी और ईस्वी पूर्व। तो 375 से 414 ईस्वी पूर्व, ईस्वी तक, सॉरी ईस्वी, सिर्फ ईस्वी, 375 से 414 ईस्वी इसका शासनकाल था। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक कालीन में जो लोग थे, सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 9 नंबर कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, तो किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय से संबंधित थे। किससे? कृष्णदेव राय से संबंधित। अब आता है कृष्णदेव राय के, तो इसका भी बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल था वो 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक। कितना? 1509 से 1529 ईस्वी तक था। तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश के। और वीर नरसिंह इनका पिताजी का नाम था, उसी का अनुज लिख रहा है, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। कहाँ बैठा था? विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। चलिए इतना तथ्य आपको इसके बारे में हमने बता दिया, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वसुमित्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन में लिखा है वसुमित्र। वसुमित्र ने जो कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुआ था, उसमें वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हम कुछ तथ्य बता रहे हैं आपको कि बौद्ध संगति का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करके उनका पाठ या वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगतियों को प्रायः धम्म संगति यानी कि धर्म संगति, इसको हिंदी में बोलेंगे, कहा जाता था। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। इतिहास के 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें आपको हम बता दें कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था प्रथम, और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 249 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुआ था। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशुघोष थे। तो इतना तथ्य हमने आपको इसके बारे में बता दिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति
प्राचीनतम है, तो इसमें से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है? तो यहाँ पे देखिए मनु स्मृति जो है सो प्राचीनतम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने यहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद इसने अफगान में शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान की सत्ता की स्थापना किया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि चौसा का युद्ध जीतने के बाद भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 में, जिसका समय भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 26 जून 1539 में हुआ था। ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खां, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा का यह महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया था और युद्ध में मुगल सेना की काफ़ी तबाही हुई थी और उसके बहुत नुकसान हुए थे। तो यही पे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान की सत्ता की स्थापना की थी चौसा युद्ध के बाद, जो 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए हमको सीधा सीधा इसका आंसर बता देते हैं। आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, इतिहासकारों के कारण इसका क्या कारण थे। तो देखिए अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण आगमन सुलभ और जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्धता। तो यहाँ पे कूट में दिया है केवल 1 2 3 3 4 या 1 2 3 4। इसका सही उत्तर आपको बताते हैं कि इसमें जो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं 1 2 3 4, ये चारों कारण यहाँ पे इसका रहा था, इसलिए आप इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप एक बार से फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है संपूर्ण विश्व प्राणवान। 2 नंबर ऑप्शन में दिया है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। 3 नंबर में दिया है कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे लिखा है कि उक्त सिद्धांत किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो तीनों जो तथ्य दिए गए हैं इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? तो यहाँ पे कौन थे प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान किए? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन? और मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। कालीबंगन से सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मानववाद। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को मानववाद के नाम से जाना जाता था। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि इसमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। किस चीज़ का? कपास का। यहाँ पे कृषि, यव और व्रीहि का उल्लेख मिलता है। कपास उनके प्रमुख उत्पादों में से एक था और भारत से ही 327 ईस्वी पूर्व के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ था, लेकिन ये इसका ऋग्वेद में कहीं पे व्याख्या नहीं किया गया है। 20 नंबर में देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य आप सुन लीजिए कि नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य दर्शन से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। और इसमें क्या है कि 503 विषयों में पारंगत थे और 50 विषयों में केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। तो इतना तथ्य आपको ध्यान में रखना चाहिए किन किन विषयों की इसमें पढ़ाई होती थी। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कि कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुवांसी नामक जो गांव है किस राज्य में है? तो ये यहाँ पे देखिए सी नंबर में
गुजरात राज्य में है क्वांसी नामक राज्य। यदि हम इसका बात करें तो प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। इतना तथ्य आपको ध्यान में रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आपको पता है कि अशोक ने बहुत सारे जो अभिलेख लिखे थे, जिसमें ब्राह्मी अभिलेख जो सबसे पहले पढ़ा था, किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जेम्स प्रिंसप में जो है सो इसको पढ़ा था। अशोक के लगभग 40 अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे विश्वासघात भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जयचंद्र हो जाएगा। कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है सो जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि कन्नौज का राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के वृद्धि के कारण उसे ईर्ष्या करने लगा था। वह उसका विद्वेषी हो गया था और उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई राजाओं से लड़ाइयाँ कर चुका था। ये अपने लड़ के मर रहा था और दूसरों को मौका दे रहा था। इसी के कारण से इसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को जो है सो इसने आमंत्रित किया था कि तुम आओ, लड़ो, इसको मारो और लूट लो। चलिए 25 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। तो चलिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लोथल। लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर कि अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे देखिए ये नंबर सही हो जाएगा। रुमिनदेई जो है अभिलेख, वो सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की जो कांस्य की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमा मिली है जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्गिकम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से अधिक भारी तथा 2 मीटर से अधिक ऊंची है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है। तो आपको पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या असत्य है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर यहाँ पे असत्य है। एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। ये तो असत्य है, लेकिन सत्य यहाँ पे क्या है, आप तथ्य के ऊपर ध्यान दे दें कि गुप्तोत्तर काल में गांव की अपनी मुद्रा जारी करने लगे। दूसरा में है कि ग्रामीण समुदायों में के भूमि संबंधी अधिकारों का ह्रास हुआ। और तीसरा है राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया। तो ये मुख्य तथ्य थे इसके। 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए कि गुप्त काल जो 1319 से 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो गुप्त संवत के बारे में यहाँ पूछ रहा है, माफ कीजिएगा गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक कर लिया था और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। और इसलिए इसने क्या किया कि गुप्त संवत का जो सो चलन में लाया गुप्त संवत को। 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसका गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो था वो आर्यभट्ट था। तो दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन हमने बता दिया। तो 30 क्वेश्चन में आपको कैसा लगा पढ़ने में, आप अगला वीडियो ध्यान में ज़रूर रखिएगा, देखिएगा। और आप चाहे तो इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं नोट्स में लिखने की, आप यदि ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम जब बात आया है आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था वो 476 में कुसुमपुर पटना में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ भी लिखा था। तो बहुत तेज आदमी थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।